चलिए हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? देख ली, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ये भी क्लियर। अरे आवाज नहीं है, शांत रहिए, आवाज नहीं बेटा, आवाज ऐसे नहीं करते छोटे बच्चे। चलिए कहां तक हुआ था बताइए। टीटू जी हाफ फील्ड, इसके बारे में बात हो गई थी या बच्ची? बात हो गई थी ना, या सिर्फ लिखा था? सिर्फ लिखा था? नहीं नहीं यार, बताए हुए होगा। अच्छा ये गोले बनवाए थे तब बोला था क्या कि ये स्टेबल है, टीटू जी हाफ फील्ड फुल फील्ड बोला था ना? चलिए तो एक छोटा सा चीज देखो आप, एक लाइन लिखवानी है पॉइंट, अभी देखेंगे। पहले आप एक बात बताइए मुझे, हाँ देखिए, पहले एक बात मुझे बताइए, आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक, देखिए यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इधर देखो। मान लीजिए मुझे बताना है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ध्यान देना आप, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर बताना है। कोबाल्ट, अमोनिया 6 2+, कोबाल्ट, अमोनिया 6, ये 3+। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स आपको दिए और इसमें रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताना है फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन आ गया है ना? अब सबसे पहले क्या काम करोगे आप, कोबाल्ट +2 चार्ज निकाला, ये हो गया 3d7, और यहां कोबाल्ट +3 चार्ज निकाला, ये हो गया 3d6। बड़ा बड़े सही है। बताइए कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो मुझे बताइए ज्योमेट्री क्या ऑक्टाहेड्रल है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नीचे पेयर होगी। नीचे कौन है? T2G IC, कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल में नीचे पेयरिंग हो गई, तो इसमें T2G फुली फिल्ड है। बताइए ये स्टेबल या अनस्टेबल? और ये क्या ये स्टेबल होना चाहता है? क्या ये D6 पे जाना चाहता है? तो बताइए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज? लूज करेगा, तो बताइए क्या ये +2 से +3 में जाना चाहेगा? सेल्फ को, सेल्फ को, सामने वाले को, क्या ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? ऐसे आंसर दो, बोलिए, दे पाओगे? दे दोगे पक्का? ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, क्रोमियम +2 बताइए क्या है? बताइए रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग? बोलो बोलो, हाँ? अच्छा क्रोमियम पर चार्ज लोअर या हायर? इससे नीचे जाएगा नहीं जाएगा? क्या इससे ऊपर जाएगा? क्या ये +3 में जाने की कोशिश करेगा? सेल्फ को, सामने वाले को, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटे? कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर पाओगे? जैसे यहां बताना, बताइए ये 2+ है, बताइए क्या 2+, 3+ में जाना चाहेगा? सेल्फ को, सामने वाले को, इसका मतलब क्या ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है? बिल्कुल सही है। एक छोटी सी बात बिल्कुल आसान और सिंपल, डी ब्लॉक के मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये बात बताना बेटा, क्या है मैग्नीज +7? बताओ जल्दी से, सेल्फ को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज? सेल्फ को, ये रिड्यूस होकर कितनी जगह जाएगा? क्या Mn+2 में जा सकता है? क्या +4 में जा सकता है? कितनी जगह जा सकता है? क्योंकि इसकी दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, सही बात। इसी तरह अगर क्रोमियम की बात करूं तो बताइए, ये क्या बन गया, क्या कर डाला? क्रोमियम +6 बताइए कहां जाएगा? क्या ओनली +3 में जाएगा क्या? इसके बाद इसके और कहीं और जाने की जगह ही? इसका मतलब बताइए KMnO4 कितने तरीके का लिया जाता है और K2Cr2 क्यों? क्योंकि ये दो जगह जा सकता है इसलिए दो तरह के KMnO4, ये एक जगह जा सकता है इसलिए एक तरह का K2Cr2। सही बात। लिखो, ये लिखो पहले,
लिखो इसको पहले। नहीं बेटे जल्दी लिख ले। आज ये खत्म हो जाएगा बेटा डी एंड एफ। और क्या 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 कर रहा तू? तो क्वेश्चन करना है यार, क्वेश्चन कर तू डायरेक्ट। पहले बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन किए क्या? उसमें बहुत क्वेश्चन में भारी गलतियां है। हाँ अंधाधुंध गलतियां है भयंकर। तो वो अपन किसी दिन मुझको उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो स्पेशली डिस्कशन करना ही पड़ेगा। बहुत आयत गलतियां है, अत्यधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गलतियां है, तो वो मेरे को स्पेशली उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो मैं उसमें मॉड्यूल के अंदर से टिक मार्क करवा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक। 10-12 तो होंगे। हो सकता तो इसलिए उसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो पहले मॉड्यूल करने लगे होंगे तो भिड़ते ही उनके गलत आंसर आ रहे होंगे, तो लगेगा कि अबे यार कुछ भी नहीं आ रहा, क्या मतलब है पढ़ाई करने का, वो आंसर गलत है, इसे टेंशन मत लो। हाँ गलत ही। अच्छा डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन करोगे तो पीरियोडिक टेबल का सहारा लीजिएगा, क्योंकि अपन ने वहां पर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात की थी, और तो उसको लेकर और इस थ्योरी को जोड़कर क्वेश्चन करना डी एंड एफ ब्लॉक के। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 दिन में खत्म हो जाने चाहिए। मुश्किल से 60-70 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन लगभग होंगे, एक ही दिन में आधे एक घंटे में खत्म हो जाएगा। बेटे बात नहीं ऐसे उसको देख के हंसी आ रही है तो देख क्यों रहा है उसको? यहाँ के बैठे एक दिन यहाँ के बैठो, यहाँ जो उधर आ जाओ, बातें नहीं करो। हाँ हाँ एक हाँ मेटल कार्बोनिल्स बोला था वो, ये मेटल कार्बोनिल्स नहीं है वो। उसमें देखना मैंने लिखवाया है दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल कार्बोनिल्स, ध्यान रखना। मेटल कार्बोनिल्स में कभी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर पूछे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से आंसर, और मेटल कार्बोनिल्स के अलावा फिर आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये मैंने दोनों में स्पेशली बोला था, ये बात वहां लिखे इसके नीचे नोट लगा के लिखेंगे। कॉपर +1 कंपाउंड्स, नोट लगा कर लिखें कॉपर +1 कंपाउंड्स, कॉपर +1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, copper +1 compounds are unstable, copper +1 compounds are unstable in aqueous solution, copper +1 compounds are unstable in aqueous solution, show disproportionation reaction, show disproportionation reaction, and produce copper 2 plus ion, and produce copper 2 plus ion which is more stable, produce copper 2 plus ion which is more stable than copper +1. Which is more stable than copper +1 due to high hydration energy. Due to high hydration energy. Due to high hydration energy. देखो बेटे ये कॉपर +1 कंपाउंड है,
एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल है, कॉपर 2+ और कॉपर में कन्वर्ट है। बताइए बताइए ज्यादा स्टेबल कौन होगा, +1 या +2? अच्छा, पानी में जाते ही क्या चार्ज ज्यादा है? हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? और हाइड्रेशन एनर्जी वजह से एनर्जी रिलीज ज्यादा या कम? एनर्जी रिलीज ज्यादा, तो आयन की स्टेबिलिटी भी। तो बताइए अब आज के बाद +1 को ज्यादा स्टेबल बोलोगे या +2? एक्वस नहीं दिया जाए तो एक्वस मान लेना, हो सकता है क्वेश्चन में एक्वस नहीं दिया जाए, आप क्या करोगे? अंडरस्टूड रहेगा, क्योंकि जितनी भी रेडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन है कहां होती है बेटा, हवा में या पानी में? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वही बनाया गया। सही है बात, तो ध्यान रखिए, इसको लिखो, स्टार मार्क कर लेना बेटा, इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम और स्टेबिलिटी पूछी जा चुकी है, इसलिए ध्यान रखिए। लिख लिया? चलिए हेडिंग डालिए, पोटेशियम पर मैग्नेट। हाँ, पोटेशियम पर मैग्नेट दो तरह के कंपाउंड है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे आप, एक चीज बताइए मुझे आप, डी ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम डी ब्लॉक पे जाते हैं, हायर का स्टेबिलिटी बढ़ता है या लोअर? हायर का बढ़ेगा। क्या रीजन? मिनिमम एनर्जी गैप है। अच्छा, पी ब्लॉक पे टॉप टू बॉटम जाएंगे, लोअर का या हायर का? क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट है? एस ब्लॉक पे लोअर या हायर? चेंज आता ही। क्या फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है? अच्छा, किसी भी एलिमेंट की फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होने का रीजन मिनिमम एनर्जी गैप या लार्ज? और वेरिएबल होने का रीजन? सही बात। ये सब बातें पहले हो चुकी है, आज तो सिर्फ मैं आपको टॉपिक आया है तो याद दिला रहा हूं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में ही बात हो चुकी थी हमारी, ऑफिशियली बात आज कर रहे हैं, लिखवा आप रहे हैं, पर बात तो पहले हो चुकी थी ना बाबू। हाँ हाँ बेटे यार, भाई सब भयंकर बीमारी है। आइए बात करते हैं केमेरोफोर के बारे में। आओ बात, सबसे पहले इधर देखो बेटे, ढंग से देखना रे। हो सकता है इससे पहले किसी ऐतिहासिक इंसान ने इसका हाइब्रिडेशन D3S लिखवाया हो, ऐतिहासिक इंसान ने इसका हाइब्रिडेशन D3S लिखवा दिया हो, तो पहली बात तो D3S होता नहीं। अगर D3S हुआ तो फिर ये पाई जो बनते हैं, ये यहां पर पी पाई डी पाई बनते हैं, वो बनेंगे नहीं। पहले तो गलत फहमी में निकाल दूं, भाई गलत फहमी जरूरी है, बाद में कोई पूछे लहरा तो सर ये तो हमको पिछली बार तो D3S लिखाया था आपने, यहाँ डी तो यही ले लिया पाई बनाने में, अब हाइब्रिडेशन पे कैसे लेके जाऊंगा? तो मैं पहले बोल दूं, D3S अगर लिखवा दिया तो, और किसी को अगर नहीं पता है कि क्या होता है, इससे अच्छी बात इस दुनिया में नहीं हो सकती, क्योंकि उसको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ये बेस्ट तरीका है, और जिसको पता है भाई वो भी निकाल देना दिमाग से कि ऐसा कुछ होता है, यहां निकाल दिया ना। और नहीं आता, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता इस दुनिया में समझते। आओ बात करें, पता नहीं है अच्छी बात। आओ बेटे देखे दो, चलिए नाम बोल बेटा, इधर देखना बेटा, इधर देख लिया बस, कहीं और मत देख, बाद में लिखना आराम से, मैं बोर्ड भर दूंगा उसके बाद लिख लेना चुपचाप। KMnO4 फॉर्मूला ये रहा, KMnO4 K+ है और MnO4- है। बताइए तो बेटा रेजोनेंस है, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। क्या टेट्राहेड्रल है? जो पाई बने हैं वो डी पाई पी पाई है। डी किसका? पी किसका? उसके बाद चलिए, क्या ये डायमैग्नेटिक है? क्योंकि यहां पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई अनपेड नहीं है, तो कंपाउंड कैसा है, डाया या पैरा? कलर क्या है? कलर, कलर आने का रीजन पढ़ो, पढ़ो। इसको बताने से पहले एक बात बताइए, डी ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर आने का रीजन DD ट्रांजिशन है, हेलोजन के कलर आने का रीजन, और इसके कलर आने का रीजन, ये एनायन या कैटायन, और ये कैटायन क्या करेगा, क्या इससे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा? क्या यही पोलराइजेशन होता है? क्या पोलराइजेशन कभी सुना है? और यही पोलराइजेशन जब हाई अमाउंट में आ जाए
हाई एक्सटेंट में आ जाए उसी को चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोला जाता है, उसकी वजह से कलर आता है। हाई एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज नॉन एज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, एनायन से केटायन या केटायन से एनायन। तो ये होता है फ्रॉम एनायन टू केटायन। चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से यहां पर पर्पल कलर डेवलप होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन खत्म होने के, गायब होने के बावजूद। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखना बाबू, सबसे पहले प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर का पता ही नहीं है कुछ, और उसकी रिएक्शन पढ़ रहा है बड़ी बड़ी, और पता ही नहीं कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसमें कौन सा पाई है, कलर आने का रीजन क्या है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। तो ये पहले अपन को पता होना चाहिए सर। हाँ? क्या आपको पता है? अब दूसरी बात देखें, क्या पता होना चाहिए आपको, क्या वो पता है? देखते हैं, थोड़ी जगह का यूटिलाइजेशन करें। प्रिपरेशन देख बेटे, इधर प्रिपरेशन बहुत आसान, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ। स्टार्टिंग मटेरियल याद रखना, जैसे सीओ के एस्टिमेशन में याद करने के लिए बोला था। क्या उसमें हाइपो सॉल्यूशन था? क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट है? पक्का? फोटोग्राफी में हाइपो सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। क्या ये दो काम कर सकता है? वेरी गुड। बताइए, यहां पर लिया स्टार्टिंग मटेरियल MnO2। MnO2 का नाम पायरोलुसाइट। नाम पढ़ो, क्या है? क्या और है? कलर बोलो। कभी भी मैग्नीज की ब्लैक कलर की बात हो तो MnO2 याद करिए। नाम क्या है? मुझे बनाना है KMnO4, तो KOH ले लिया प्लस O2 मिला दिया। KOH की जगह आप K2CO3 भी मिला सकते हो, श्रद्धा है, इच्छा है, भावना है, कामना। ठीक, आपकी जो इच्छा। ठीक है, इधर मैग्नीज पर चार्ज बोलो। हाँ, +6 है। ये पर मैग्नेट है या मैग्नेट? हाँ, क्या ये मैग्नेट है क्या बेटे? क्या इससे पर मैग्नेट बनाना है क्या? कलर है ग्रीन। कौन सा कलर? पोटेशियम मैग्नेट का कलर बोलो बेटे। अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर है यहां पर। पैरा या डाया? वो क्या था? इसके कलर आने का रीजन पैरामैग्नेटिक है, पर इसके कलर आने का रीजन सही बात। अब आइए, इसको कहां ले जाना है मुझे? KMnO4 में ले जाना है क्या? बताइए, ऑक्सीडेशन करवाना है, रिडक्शन? ये ले लें क्या? बोलो यार। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, परमानेंट है, ड्राई ब्लीचर है, और क्या ये कलरफुल होता है? बिल्कुल। क्या ये लाइट ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है, क्या वॉयलेट ब्लैक सॉलिड है? ओजोन का टूटना एक्सो या एंडो, और बनना, तो ओजोनाइजर में ओजोन ज्यादा बनाओगे कम बनाओगे? तो ज्यादा क्यों है भाई साहब? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा भाई, ध्यान रख। तो यू हो जाएगा। आओ, एक तो तरीका ये हो गया ओजोन। बताइए, क्या फिर से मुझे KMnO4 बनाना है? ये ले लूं? क्या ये हेलोजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कहां, हवा में या पानी में? पानी में। कितनी बार आती है? HCl प्लस HOCl बनाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन देगी। नेसेंट ऑक्सीजन देने की वजह से क्या ब्लीचिंग एक्शन देती है, अपना खुद का कलर उड़ा देती है। कब? पानी में डालने के। कलर तो बताओ। ग्रीनिश येलो है, कलर आने का रीजन, और कलर के जाने का रीजन ब्लीचिंग एक्शन। क्या ये भी KMnO4 बना देगी?
क्या लिखा है, पढ़ो। इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन कराइए लैब के अंदर, KMO4 धमाधम तैयार हो। ये लैब मेथड है, सही है। और अगर फिर से एक और तरीके से आपको बनाना है तो आइए लेते हैं एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम में लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया H2SO4, क्या ले लिया, बन गया KMNO4। H2SO4 बताइए मुझे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, हाँ। और एसिडिक मीडियम में ये होता है डिस्प्रपोर्शनेट। क्या होता है? ये कैसे पता चला मुझे +7 और +4 में जा रहा है? इसके नजदीकी वही है, +6 या तो +7 में या फिर +4। सही बात। एसिडिक मीडियम में बात आती है कि मैंने H2SO4 लिया, क्या लिया बताओ, H2SO4 लिया मैंने। अब ये दो तरह का होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट होता है। बताइए यहां क्या लू, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट? बोलो बोलो। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक काम करते हैं, पहले इसको लिखो क्योंकि जगह नहीं है, फिर मैं अच्छे तरीके से बताता हूं कि क्या करते। पहले इसको लिखो। लिखो फिर बताओ। पहले लिख लो आप, फिर बताता हूं कि क्या लोगे तो क्या दिक्कत होगी। तो बेटा ये बात है बेटा, दिखा देखें एक मिनट। इधर तो ठीक है सब। एक पेन दे दे मेरे को, एक जो तेरे काम नहीं आ रहा हो तुझे। पेंसिल दे देने, तो तेने तो पेंसिल से लिख रखा। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 तो ये हो गए। अरे भैया कोई चीज को है ना, आंसर पीछे सही दिया हो उसको गलत मत कर लेना, करेक्शन करेक्शन के चक्कर में। ये नहीं कि सोचो कि बहुत करेक्शन है, तेरा आंसर कुछ और आ रहा है और वही सही है और तू करेक्शन किए जा रहा है, हर क्वेश्चन में करेक्शन। ऐसे नहीं करना है। ये तूने कैसे आंसर लगाया मुझे बता। यहाँ कहाँ है ज्योमेट्रिकल? ये तो कॉम्प्लेक्स ही गलत दिया हुआ है, तूने आंसर ही लगा दिया। क्वेश्चन ही गलत है और क्या। और तूने आंसर लगा दिया, दे रहा तू भी घुमा घुमा के। क्या कर रहा है? ये तो कॉम्प्लेक्स ही गलत दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल कैसी होगी? A3B में ज्योमेट्रिकल कहाँ होती फिर? क्या बनाया? फिर उसको 3 बार बदलोगे, क्या बनेगा फिर वो? कुछ भी लिख दो, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, GI कभी नहीं होगा। फिर बना सकते हैं, बनाने को कुछ भी बना सकते हैं बनाने को, है ना? और ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स गलत दिया है, यहां पर होना चाहिए था MA3B3, तो MA3B3 के हिसाब से ज्योमेट्रिकल जाता है, ये इसलिए बोल रहा हूं। इसमें करेक्शन करा देंगे, ठीक रहेगा। इसको 3 लिख देंगे, वो तो उन्होंने LN+ पे आंसर देने के लिए बता दिया होगा, बाकी वो गलत है। क्या होता है कि देख, मास्टर को आंसर पता होता है ना, तो वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के उस क्वेश्चन का आंसर ला ही देता है, चाहे क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो। सच बात है। तो तूने जहां पूछा ना उनको आंसर पता था, तो ला ही दिया आंसर। पर ये एक्चुअल क्वेश्चन गलत है, इसमें अगली बार जो मॉड्यूल बनाया ना उसमें करेक्शन कर दिया है, इसलिए तो MA3B3 है वो। लिख लिया आपने?
जल्दी लिखो, ऐसे मत करो, ये मत सोचो कि मैं फ्री बैठा हूं, आगे बात करेंगे धमाधम। ये वाला भी करेक्शन है ना? इसमें दो आंसर आएंगे, इसमें आंसर आएगा थर्ड, ये तो ठीक है, हो गया है ना? बाकी तो ठीक है। इधर तीन ये हो गया है ना? ठीक है ना? आगे है ही नहीं क्वेश्चन, बस ठीक है फिर। चलिए लिखें, देखते हैं कॉन्सेंट्रेट लिया तो क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, जैसे मान लीजिए आपने बोला AgCl व्हाइट है, कारण क्या है? पोलराइजेशन, चार्ज ट्रांसफर, उसी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, वहीं से कलर आएगा। जैसे होमोलुमो ट्रांजिशन बोलते हैं ना, DT ट्रांजिशन बोलते हैं, वैसे ही पोलराइजेशन होता है, ट्रांजिशन। कहां से कहां हो रहा है बता, ये बस इसलिए, इसलिए कलर आने का रीजन बोलते हैं। अब अगर मान लो मैंने KMnO4 को बनाने के लिए एसिडिफाइड मीडियम ले लिया, मतलब मैंने KMnO4 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करवा दी, फॉर एग्जाम्पल, ये करवा दी मैंने, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, पूरी दुनिया जानती है साहब की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पूरी दुनिया जानती है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए रेडॉक्स होगी नहीं होगी? हाँ, वेरी गुड, रेडॉक्स नहीं होगी, तो फिर आप बताइए इसकी और क्या प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब क्या करेगा ये, पहले देखो, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट, पोटेशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, बनेगा K2SO4 प्लस HMnO4, और K2SO4 ना बन के यहां बना KHSO4, सही है? अब ये HMnO4 के साथ ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है, ये इसको डिहाइड्रेट करेगा, डिहाइड्रेट करोगे तो आप इसको डबल करोगे, डबल करोगे तो क्या करोगे बताओ, क्या बनेगा? H2M2O8, पानी निकालेगा ये, क्या बनेगा बोलो? Mn2O7 क्या होता है? एक्सप्लोसिव, क्या होता है? एक्सप्लोसिव, सही है बात। अब बताइए, एसिडिफाइड करने के लिए KMnO4 को एसिडिफाइड करने के लिए आप क्या लोगे, कॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट? यस, कॉन्सेंट्रेट लेते तो खेल खत्म हो गया बेटे, डालते ही एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये लिखो आप, ये काम की चीज है इसके। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी आप, छोटी बातें पर बेहतरीन है। एसिडिफाइड तो KMnO4 को करोगे ना आप, बाद में मिक्स तो H2SO4 उसमें फिर भी रहेगा ना, तो वो उसके बाद का प्रोसेस में बता रहा हूं। KMnO4 बनने के बाद उसके साथ जो H2SO4 मिक्स होगा, वो उसकी हालत ये कर देगा, अगर कॉन्सेंट्रेट लिया, डाइल्यूट लिया तो फिर वो KMnO4 डिस्प्रपोर्शनेट कर देगा उसे। तो ये चीजें होती है जो बीच में अपन को पढ़ने जाने वाली होती है, जो बहुत जरूरी होती है हमारे।
चलो बेटे प्रोडक्ट बनाते जाना इधर से, इसको लिखने के बाद प्रोडक्ट बनाते जाइए। तुम्हें जो आता है वो बनाना, जो नहीं आता है वो उसको छोड़ देना, मैं बता दूंगा। आप, मेरे पास जगह नहीं थी, आप इसी के नीचे बढ़ा देना इसको, एज इट इज इसी के लिख रहा हूं, दोनों एक ही बात है, प्रोडक्ट बनाते जाना आप। बताइए प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट आपकी को बनाना है। ये प्रोडक्ट आपको इसलिए बनाना है क्योंकि हम पहले इस तरह की रिएक्शन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, और मैं प्रोडक्ट आपको बता चुका हूं कहां पर नॉर्मली क्या क्या बनता है। जहां नहीं आएगा वहां मैं बता दूंगा। तो ये दो जगह जा सकता है, इसलिए दो तरह के केमिनोफोर लिए, एल्कलाइन और एसिडिफाइड केमिनोफोर। एल्कलाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एसिडिफाइड केमिनोफोर पढ़ के जाना है इंपॉर्टेंट। यहां मैंने बना दिया डायरेक्ट, क्योंकि आपसे कभी बनता ही नहीं, कभी इतना जोर लगा लो, उधर बन जाएगा। उधर भी देखते हैं, जो नहीं आए वो छोड़ देना। ये क्यों नहीं आया फॉर्मिक एसिड वाला, ऑर्गेनिक की बात है तो, ऑर्गेनिक की बात है तो, ऑर्गेनिक के अंदर पड़ा है ये चीज कि फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के ऑक्सीडेशन पर क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। लिखें प्रोडक्ट, बताइए पहले वाले में, बताइए क्या बनेगा, बोलो बेटा। Cl2Br2, चलिए बहुत बढ़िया। Cl2Br2 I2, शाबाश, ये बोलो। Fe+3, ये बोलो। Sn+4, ये बोलो। SO4-2, ये बोलो। NO3-1, यहां कोई दिक्कत बेटे? अगला बताओ, क्या सल्फर जीरो होगा क्या? क्या ये मिल्की है कोलाइडल सल्फर है क्या? यहां बताइए, बोलो बोलो। और ये SO2, SO4-2, सही है, ये बोलो बेटा। CO2, CO2 प्लस H2O प्लस H2, और यहां S4O6-2, टेट्राथायोनेट, थायोसल्फेट, हाइपो सॉल्यूशन याद करो। हाइपो सॉल्यूशन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग, और यहां पर टेट्राथायोनेट बनता है S4O6-2। बाकी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको दिक्कत है, बहुत आसान चीज है। तो ये प्रोडक्ट बनाना आपको आना चाहिए। एल्कलाइन और न्यूट्रल लिख लेना, ध्यान रखना। अगर एसिडिक मीडियम है तो Br-I- Br2I2 में बदलते हैं, और अगर एसिडिक मीडियम नहीं है, न्यूट्रल या एल्कलाइन है, तो फिर ये ब्रोमेट और आयोडाइट आयन में बदलते हैं, +5 में जाते हैं।
चैप्टर छोटा है, पढ़ के जाना जरूर। एक क्वेश्चन फंसेगा, बहुत इजी, देखा दिखाया। ये गलती मत कर देना कि चैप्टर नहीं पढ़ के जाओ, छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल हर एक चैप्टर पढ़ के जाना है। हाइड्रोजनिक क्यों नहीं पढ़ाऊं? हर एक चैप्टर में खास बात है, कुछ तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आ सकता है। इसके नीचे लिखे, नोट लगाइए आराम से। हाँ, तो +4 में बदल जाएगा ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो हायर में जाएगा ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन टाइट्रेशन, देखिए टाइट्रेशन ऑफ HCl, टाइट्रेशन ऑफ HCl with KMnO4, titration of HCl with KMnO4 is not satisfactory. Titration of HCl with KMnO4 is not satisfactory. बताइए रीजन, बोलो, बताओ रीजन। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हाँ, बिकॉज देखिए, बिकॉज Cl minus is oxidized into because Cl minus is oxidized into Cl2. Cl minus is oxidized into Cl2. क्या होगा नुकसान इससे, ये बताइए। आप HCl की टाइट्रेशन कराने KMnO4 से पहुंचे, KMnO4 में HCl से Cl माइनस को किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया? Cl2। और Cl2, सोच के बोलो, Cl2 जब बन गई तो Cl2 उसके वॉल्यूम को बढ़ा देगी, और वॉल्यूम को बढ़ा देगी तो रीडिंग गलत आएगी, रीडिंग गलत आएगी तो टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए KMnO4 की टाइट्रेशन HCl से नहीं की जाती, क्योंकि Cl माइनस को ये Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज रिएक्ट विद, when oxalic acid is react with acidified KMnO4, when oxalic acid is react with acidified KMnO4, reaction becomes slow, reaction become slow, but after some time reaction becomes faster, but after some time reaction becomes faster due to the formation of MnSO4, due to the formation of MnSO4, which can act as an ऑटो कैटलिस्ट। और ऑटो कैटलिस्ट क्या काम करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, और जो प्रोडक्ट नहीं मिलना था वो भी मिल जाएगा। MnSO4 act as an auto catalyst and acidified KMnO4 act as a self indicator. And acidified KMnO4 act as a self indicator. And acidified KMnO4 act as a self indicator. What is the meaning of self indicator? अरे जो कलर को चेंज करके रिएक्शन के होने को बता दे, वही सेल्फ इंडिकेटर है। KMnO4 का कलर बोलो, और जब वो पर्पल से कलरलेस हुआ तो बताइए रिएक्शन हुई या नहीं हुई? यही सेल्फ इंडिकेटर है। सही है। अच्छा, MnSO4 कैटलिस्ट क्यों बन गया?
अरे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, MnSO4 कैटलिस्ट क्यों बन गया? अबे यार, क्योंकि डी ब्लॉक के मेटल और उनके कंपाउंड कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तुम छोटा सा क्वेश्चन आता है, तुम बहुत बड़ा सोच लेते हो उसको, और फिर बड़ा सोच के उसमें है ना आंसर पता नहीं क्या सोच लेते, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं सर, पता नहीं कौन सी बड़ी बात होगी साहब। नाइट्रोजन N2 के अंदर बोले, पूछा गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई। अब सोचने लग गए यार ये क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं होता है, इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कुछ गड़बड़ है दया। कुछ गड़बड़ है दया, N2 को तोड़ देते हैं, दरवाजा नहीं N2 तोड़ देते हैं। N2 तोड़ दिया, अब N2 तोड़ दिया तो फिर बोला कितने सिग्मा कितने पाई, आंसर दिया नो सिग्मा नो पाई, क्योंकि तोड़ दिया ना, तो अब नो, तो कोई सिग्मा कोई पाई नहीं है। ये आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हम तो जानते हैं, हम तो ऐसा पेपर देने जा रहे हैं जो भाई साहब हाईएस्ट लेवल का है, और उसमें कभी सिंपल क्वेश्चन की जगह नहीं है, तो आसान क्वेश्चन कभी आएगा। पूछा XCF2 में जिनोन पर लोन पेयर कितने हैं, नहीं XCF2 में लोन पेयर कितने हैं साहब, तो वो पूछा, तो क्या ये इतना आसान क्वेश्चन, 3 लोन पेयर आंसर। फ्लोरीन के भी पूछ रहा होगा, बिल्कुल हाँ हाँ, अब आएगा आंसर तो कुछ आप समझो। तो ये ऐसे ये विचार है जो इंसान को ज्यादा पढ़ने पर मजबूर करते हैं, और जब इंसान ज्यादा पढ़ता है तो नंबर कम हो जाते हैं। हाँ ये फैक्ट है, कि आपको लगेगा मजाक पर फैक्ट है, जितना आप ज्यादा पढ़ोगे नंबर कम करके आओगे, जितना कम पढ़ोगे सेलेक्टिव पढ़ोगे नंबर अपने आप बेहतरीन आते जाए। ज्यादा पढ़ने पर नंबर कम करता है इंसान, क्योंकि दिमाग ज्यादा चलाता है ना फिर, और फिर दिमाग ज्यादा चलाएगा तो फिर तो कन्फर्म है HCF2 में लोन पेयर तो 3 से ज्यादा ही नजर आए। सब सही बात है, सच भाई, सच कड़वा होता है, जैसे खीर, खीर कड़वी होती है भाई। चलिए लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, K2MnO4, K2MnO4 is stable, K2MnO4 is stable, K2MnO4 is stable, K2MnO4 is stable in a strong alkaline medium, K2MnO4 is stable in a strong alkaline medium, is a strong alkaline medium, but in acidic medium show disproportionation reaction, but in acidic medium show disproportionation reaction, सही है, but in acidic medium show disproportionation reaction, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बात समझ में आई आपको? मैंने बोली थी कि K2MnO4 को अगर एसिडिक मीडियम दिया जाए तो डिस्प्रपोर्शनेट होगा और बनाएगा +7 और +4, मतलब KMnO4 + MnO2, ये ध्यान रखना। और अगर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम है तो फिर उस केस में K2MnO4 स्टेबल होता है, बदलता नहीं। चलिए इसके नीचे लिखे, हेडिंग डालिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओहो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखो फिर से वही बात, आओ देखते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं छोटी चीज। बताइए K2Cr2 में क्रोमियम पर चार्ज बोलो, हायर या लोअर, सेल्फ को, सामने वाले को, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बताइए क्या बॉन्ड लेंथ, बताइए क्या 2 तरह की बॉन्ड लेंथ मिल रही है, कौन सी बड़ी है, X या Y? हाँ, क्या X की वैल्यू Y से बड़ी है? क्या बेटा यहां पर रेजोनेंस है, पर यहां पर रेजोनेंस जहां नहीं है वहां पर तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही होगी, जहां पर है वहां पर कम हो जाएगी, सही बात। ज्योमेट्री का नाम बोलो, डाया या पैरा, कलर, कलर आने का रीजन,
चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम एनाइन टू कैटायन या कैटायन टू एनाइन? चलिए, सारी सीआरओ बॉन्ड लेंथ इक्वल या अनइक्वल दिख रहा है? अभी तो तभी तो कंपैरिजन किया है। बताइए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी कि सारी बातें हो गई? मुझे बताइए, कोई पूछे आपसे कि Cr2O7-2 में मैक्सिमम कितनी सीआरओ बॉन्ड लेंथ इक्वल है? कितनी सीआरओ बॉन्ड लेंथ इक्वल है? 1 2 3 4 5 6। क्या ये 6 इक्वल है? रीजन क्या है? रेजोनेंस। पर सारी इक्वल नहीं। सही है बात। तो ये पहली बात। आइए दूसरी बात, बताइए, हमने इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया और उसके लिए पायरोलुसाइट हो। बस ये स्टार्टिंग मटेरियल याद करना है आपको सिर्फ। उसके लिए पायरोलुसाइट और उसके लिए क्रोमाइट। वहां पर K2CO3, यहां पर, वहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी, वहां पर भी टेम्परेचर, यहां पर भी। क्या बना पड़ो? सोडियम कलर। जितने भी क्रोमेट है सब येलो, जितने भी डाइक्रोमेट है सब ऑरेंज। क्या बोला मैंने? डाइक्रोमेट ऑरेंज, क्रोमेट येलो। बताइए, क्रोमेट कैसा कलर? येलो सॉल्यूशन। एसिडिक मीडियम दिया, किसने बदला? डाइक्रोमेट। कलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से सॉल्यूशन ही बनेगा। सही है बात। अब बताइए क्या मिलाया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। K2Cr2 से क्या आया? क्या? और ये दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। अगर दोनों क्रिस्टल हो जाते या दोनों ही सॉल्यूशन हो जाते तो इसका बनना पॉसिबल था या नहीं था? कैसे था? कैसे बनता? अगर ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, अब अलग कैसे करते दोनों को? अगर दोनों क्रिस्टल है और एक ही कलर के हैं तो मैं कैसे पता चलेगा? K2 लिखा हुआ है उस क्रिस्टल के ऊपर। फिर तो फिर पता कैसे चला? एक सॉल्यूशन, दूसरा क्रिस्टल। फिल्ट्रेशन मेथड से अलग अलग करोगे, सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, क्रिस्टल अलग हो जाएगा। बोलो बेटा, आगे बात समझ? यही खासियत है इसमें। Na2Cr2O7 वाटर में सॉल्युबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ K2Cr2O7, इसीलिए सेपरेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। अब बताइए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइट्रेशन के लिए K2Cr2O7 या Na2Cr2O7? पोटेशियम या सोडियम? कारण है, सोडियम डाइक्रोमेट हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक होने से क्या नुकसान? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। टाइट्रेशन के वक्त वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ने से टाइट्रेशन कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट तो हो जाएगी, पर वो टाइट्रेशन सही नहीं होगी। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंदर। हाइग्रोस्कोपिक वर्ड यूज में लेते हैं सॉल्ट के लिए, और डेलिकेसेंट वर्ड यूज में लेते हैं एसिड और बेस के लिए। बताइए, कास्टिक सोडा क्या डेलिकेसेंट है? फॉर्मूला क्या है? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? डेलिकेसेंट होने का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसके डेलिकेसेंट होने का, सॉरी, इसके हाइग्रोस्कोपिक होने का रीजन मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना ड्यू टू स्मॉल साइज। सही है बात? तो लिखें पहले इसको, फिर लिखेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रिपरेशन, दो बातें करिए, जैसे KMnO4 में की थी हम लोग। और कोई डाउट हो तो पूछ लो यहां पर। स्टार्टिंग मटेरियल याद करना है, इसमें क्रोमाइट हो रहे हैं, उसमें पायरोलुसाइट हो रहे हैं। बस ये इतना सा याद करना है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं। बाकी याद करने की जरूरत नहीं, सिलेक्टिवली पढ़ो। दूसरी बात याद रखो, क्रोमेट येलो होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है। मैक्सिमम जितने भी क्रोमेट होते हैं सब येलो, जितने भी डाइक्रोमेट होते हैं सब लगभग ऑरेंज। जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया है चैप्टर, आज जाके D&F करना। और D&F करने के लिए आप पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक के अंदर जो पढ़ाया था उसको काम में लोगे, जैसे Cerium+4 ऑक्सीडाइजिंग एसिड, Yb+2 रिड्यूसिंग एसिड, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, रेडियस का ऑर्डर भी पढ़ाया था मैंने वहां पर, तो वो बीच में क्वेश्चन आएंगे। और मैंने बोला था, एक बात याद हो तो आप, 4FN और 4F14-M have same color property due to same number of unpaired electrons। तो वो चीज वहां से पढ़नी है, तब आपको D&F ब्लॉक के क्वेश्चन करने हैं।
कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन बीच में आ जाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर। आसान चीज है, बहुत सिंपल। अच्छा, एमरेल्ड का ग्रीन कलर आने का रीजन क्या है? क्रोमियम +3। ठीक है। एमरेल्ड क्या है? क्या बैरिल है? ठीक है। पूरे डी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? हाँ, लोएस्ट। मरकरी लिक्विड है। स्कैंडियम कहां से आ जाएगा? वो तो डेंसिटी है मिनिमम। इधर से उधर कहां जोड़ रहा है तू? तो शनिवार को ऑनलाइन क्लास करी थी क्या तेने? हाँ, इसीलिए। ओहो 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 ओहो। हम्म लिख लिया? इसके नीचे लिखो। सॉल्ट के लिए हाइग्रोस्कोपिक, एसिड और बेस के लिए डेलिकेसेंट। एसिड और बेस के लिए डेलिकेसेंट। इधर 40 हैं, इधर 30, 19। 40, 30, 70 और 19। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर 90 क्वेश्चन है लगभग। बहुत आसान है। चाहो तो आप आज ही जाके कर सकते हो, चाहो तो आप 1-2 दिन में कर सकते हो, आपकी मर्जी। बहुत इजी। लिख लिया आपने? लिखे? इसके नीचे लिखो। चलो बेटे, जल्दी से बता दो। ये रिएक्शन बताओ जल्दी से, प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अपनी कॉपी में लिखो और प्रोडक्ट लिखो। प्रोडक्ट लिखो, अपनी कॉपी में लिखो। अच्छा, क्रोमियम 3+ का कलर तो बताओ। वेरी गुड। यस। वो है ना, ऑर्गेनिक एसिड है ना। ऑर्गेनिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्लो होता है, इसलिए तो स्लो होती है। फिर जैसे MnSO4 बनता है ना, खट, खेल खत्म।
बताओ भाई, जल्दी जल्दी लिखते जाओ आंसर। क्या हो रहा है? लिखो बेटा आंसर। बेटा डाइक्रोमेट का कलर बताओ। क्रोमेट का? ठीक है। क्रोमेट का मतलब कितना क्रोमियम? डाइक्रोमेट का मतलब? भाई जिसको ये भी नहीं आता वो ना पढ़े इस चैप्टर को, मतलब ही नहीं है ना। फिर जिसको यही नहीं पता क्रोमेट का मतलब एक क्रोमियम होता है, डाइक्रोमेट का दो क्रोमियम होता है, क्या करेगा चैप्टर पढ़ के? लिस्ट स्टेबल रेजोनेंस वो हम नहीं मानते भाई। आप लोन पे लेके जाओगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? प्लस आएगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज, खत्म हो गया। इसलिए मैं रेजोनेंस वही नहीं मानता। अब ये प्रोडक्ट बता दो जल्दी यार, इतना टाइम लगता है क्या? जल्दी बताओ। क्या Br2I2 बनेगा? Fe3+ बनेगा? यहां बोलो +4 बनेगा? यहां बोलो NO3-1, यहां बोलो SO4-2, यहां बोलो 0, यहां बोलो एसिड, और इसको बोलते हैं ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। ये अल्कोहल बदलती है एसिड में, पता चलता है कौन लहरा रहा है, ये इंडिकेशन उसके अंदर आता है, और वो उसमें परसेंटेज भी कैलकुलेट होती है, उस परसेंटेज से अबव वो लहराया हुआ माना जाता है। बाकी तो अगर कोई जैसे सिरप पी लिया, मान लीजिए सिरप, कोल्ड सिरप है, अगर वो पिया है और फिर भी टेस्ट किया ना, तब भी उसमें परसेंटेज तो आएगा अल्कोहल पर, इसलिए परसेंटेज डिफाइन किया। इससे ज्यादा अगर है तो वाकई वो लहराया हुआ। बाकी कब सिरप के अंदर हुआ तो ये चीजें तो फिर नॉर्मल। बेटा ऐसे छोटे बच्चे ऐसी बात नहीं करते। ये देखिए आप, ये कौन है बेटा, क्रोमेट या डाइक्रोमेट? ये तो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है, कौन किस पे बदलेगा बताइए, येलो ऑरेंज या ऑरेंज येलो? और 7 से ज्यादा तो, और यही है क्वेश्चन की, मात्र क्वेश्चन के आने की संभावना यहां से। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, स्टार मार्क कर लेना। एकमात्र क्वेश्चन के आने की संभावना यहां से बन सकती है। क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल। क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। बेहतरीन बात है, जरूरी है स्टार लगा लेना, पढ़ के टूट जाना, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। पीएच का वैल्यू देगा, पूछेगा कौन किस में बदल रहा है। ये पहले वाला लिख लिया होगा, अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे, when acidified K2Cr27 when acidified K2Cr27 is react with H2O2 hydrogen peroxide, H2O2 gives the blue color solution of CrO5, gives the blue color solution of CrO5, gives the blue color solution of CrO5.
CrO5 स्ट्रक्चर बनाइए बेटा, क्या होगा बोलो? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। कितने परऑक्सी बॉन्ड है? क्रोमियम पर चार्ज +6। कलर ब्लू, कलर लिखवाया हुआ है, ध्यान रखना। ये तो आपको रेडॉक्स में बताया गया होगा। हाँ, क्या बताया था? हाँ, स्ट्रक्चर बताया था ना। अब इतना ही बताते हैं रेडॉक्स में, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखा करो। ये तो हम बताएंगे, फिर रिएक्शन जो भी है तो सब चीज है ना, ये जरूरी है। आप लिख लिया? ये लिखो बेटा अगला, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। सुना है कभी? ये कौन से कंपाउंड के लिए यूज में लेते हैं? आयनिक क्लोराइड्स के लिए ओनली। और यही क्वेश्चन आएगा सिर्फ एक, क्या पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देता है? तो चारों में से आप क्या ढूंढोगे, कोवलेंट या आयनिक? बस ये एकमात्र क्वेश्चन बनेगा यहां से, सिंपल। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं। रिएक्शन लिखवाना तो देखिए हमारा फर्ज है, क्योंकि हम तो जितना याद है सब लिखवाएंगे बेटे, ठीक है। पर मैं जो बीच में बोलता हूं कि आपके लिए ये जरूरी है, ये पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, बस ज्यादातर फोकस उसी पे करें आप। बाकी तो टेस्ट है। देखिए, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट लिया, NaCl लिया, आयनिक क्लोराइड, बन गया CrO2Cl2, रेड ऑरेंज वेपर आ गई। सही है। अब रेड ऑरेंज वेपर तो यार जरूरी है क्या CrO2Cl2 की आई? मान लीजिए अगर मैं ब्रोमाइड लेता तो Br2 की भी आ जाती होती। अब आप कैसे पता करोगे कि यहां Br2 बना है या CrO2Cl2, क्योंकि कलर तो दोनों का ही सेम है। उसको पता करने के लिए आप इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं NaOH के साथ। ये बेसिक, ये एसिडिक, बनाएगा सॉल्ट। बताइए क्या है, डाइक्रोमेट या क्रोमेट? येलो ऑरेंज सॉल्यूशन, ठीक है। अब फिर उसमें लेड एसिटेट डाल दिया और कंफर्म करने के लिए, तो बन गया PbCrO4। PbCrO4 क्रोमेट या डाइक्रोमेट? कलर, अब कंफर्म हो गया कि क्रोमिल क्लोराइड ही बना है, क्योंकि Br2 के साथ ये टेस्ट नहीं आते। आगे बात समझ? तो ये छोटा सा चीज है फिनोमिना। एक इससे याद आया मुझे यार, एक ये लेड एसिडेट पेपर, कौन सी गैस? H2N। नेस्लर रिएजेंट को ब्राउन, कौन सी गैस? एसिडिफाइड KMnO4 को कलरलेस, K2Cr27 को ग्रीन करने वाली गैस, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, CO2N फूड प्रिजर्वेटिव, एसिड रेन, SO2 और NO2 फूड प्रिजर्वेटिव क्यों नहीं है? कम टेम्परेचर पर क्या डायमर बना लेगी, डायमर बना के वो लिक्विड, और वही लिक्विड उस फूड को खराब कर दे, जबकि SO2 में ऐसी टेंडेंसी नहीं मिलेगी। सही है। SO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ब्लीचिंग, टेम्परेरी, परमानेंट? टेम्परेरी। ब्लीचिंग पाउडर कैसा है, परमानेंट, टेम्परेरी? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला विदाउट ब्रैकेट या विद ब्रैकेट? और एक्टिव इंग्रेडिएंट विद ब्रैकेट। कितने तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 और माइनस। एवरेज 0। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आता है आपको? क्या होता है? क्या मेटालिक क्रिस्टल के बीच में जो जगह है, क्या वहां पर ट्रैप हो जाता है? कार्बन ट्रैप हुआ तो हाइड्रोजन, हाइड्राइड गैप क्या होता है? 7, 8, 9 वाले नहीं बनाते, वही है। अच्छा, इसी तरह का एक कंपाउंड याद है आपको जहां पर इनर्ट गैसेस ट्रैप होती है? क्या एक क्लैथरेट कंपाउंड है? कौन सी इनर्ट गैस ट्रैप होगी, छोटी वाली या बड़ी वाली? बड़ी वाली। छोटे मोटे को ट्रैप ही नहीं करते बेटे, वो बड़ी वाली को ट्रैप करते हैं। उस पे इंड्यूस करना आसान होता है।
डाइपोल। लिख लिया आपने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाबाश, आराम से। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, 3D ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज में, 3D सीरीज में क्रोमियम, 4D में मॉलिब्डेनम, 5D में टंगस्टन, तीनों में हाईएस्ट। अच्छा 3D में सबसे मिनिमम जिंक, 4D में कैडमियम, 5D में मरकरी, तीनों में मिनिमम मरकरी। ऐसे समझ गए ना? तब क्वेश्चन बनता है साहब। मैक्सिमम डेंसिटी इन डी ब्लॉक, इरिडियम ऑस्मियम, इरिडियम मिले तो इरिडियम आंसर, ऑस्मियम मिले तो ऑस्मियम आंसर। लिखे इसमें लिखेंगे Na2Cr2O7 is more soluble in water. Na2Cr2O7 is more soluble in water. Na2Cr2O7 is more soluble in water than K2Cr2O7. Na2Cr2O7 is more soluble in water than K2Cr2O7. Than K2Cr2O7. Then K2Cr2O7. Hence, they can be separated by filtration method. Hence, they can be separated by filtration method. They can be separated by filtration method. Next point. The standard solution for titration. The standard solution for titration is K2Cr2O7 instead of K2Cr2O7 instead of Na2Cr2O7. Because Na2Cr2O7 is hygroscopic in nature. Na2Cr2O7 is hygroscopic in nature. सही बात। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक दो पॉइंट ज्यादा नहीं, कुछ खास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखे, हेडिंग डालिए एफ ब्लॉक। क्वेश्चन आज ही कर लेना चाहो तो, आपकी मर्जी है, जब भी करना चाहो आप। बस पीरियोडिक टेबल में रेडियस के ऑर्डर ये कुछ पढ़ लेना बस, जो मैंने एफ ब्लॉक के लिए लिखवाए थे, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। एफ ब्लॉक के अंदर ये तो बताइए सब, अब तो मैं ये मान लीजिए दोबारा ही लिखवा रहा हूं सब कुछ, बाकी सब पीरियोडिक टेबल में लिखवा चुका हूं, पन्ने पलट के देख लेना, किसी के पास कॉपी है तो खोल के देख लीजिए। पर अब वो चीज लिखवा रहा हूं जो पहले नहीं लिखवाई। ये तो बताइए ग्रुप नंबर थर्ड भी या फिर थर्ड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 n = 6 मतलब पीरियड नंबर 6, तो लैंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, 14 एलिमेंट बताइए। थर्ड बी के अंदर, थर्ड बी ग्रुप के अंदर बताइए टोटल एलिमेंट बोलो। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये स्टार 14 लैंथेनाइट्स और ये 14 एक्टिनाइट्स और 4 ये, कितना हुआ टोटल बताइए? 32 एलिमेंट्स इन थर्ड बी ग्रुप, हो गया ना? 14 14 28 1 2 3 4। तो थर्ड बी ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट कितने हैं? 32 एलिमेंट इन अ थर्ड बी ग्रुप। तो लॉन्गेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट ग्रुप बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट ग्रुप बोल सकते हैं आप। दूसरी बात, ये क्या लिखा है पढ़ के बताओ? लैंथेनाइट। क्या लिखा है? लैंथेनाइट के ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। ये लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट है जिन्हें लैंथेनाइट्स बोला जाता है।
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बताओ मुझे, अगर मैंने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई, सल्फर से करवाई, नाइट्रोजन से करवाई टेम्परेचर के साथ, कार्बन से करवाई टेम्परेचर के साथ, वाटर से करवाई टेम्परेचर के साथ, या फिर एसिड से करवाई टेम्परेचर के साथ, बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? बोलो, आप बोलोगे मैं लिखूंगा, बताओ। चार्ज +3 है, बोलो क्या बनेगा? Ln2O3, यहां बोलो Ln2S3, यहां बोलो LnN, यहां बोलो LnOH होल थ्राइस, यहां बोलो Ln2C3, LnC2, इस तरह के कंपाउंड कुछ बनते हैं यहां। अच्छा, एसिड के साथ करोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। सही है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी चलेगा, काम आती नहीं है कुछ खास ऐसी। एफ के अंदर देखिए, अभी तक के आज तक के इतिहास में 2-3 तरह के क्वेश्चन आए हैं सिर्फ, और वही जरूरी होता है। एफ ब्लॉक के अंदर 19 क्वेश्चन है सिर्फ, वो बहुत है वही, है ना? चाहो तो डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, ज्यादा समय लगेगा नहीं, इंटरेस्ट आएगा नहीं, अपने आप छोड़ देगा उसको, तो इसलिए, है ना? और 70 क्वेश्चन डी ब्लॉक के अंदर है लगभग, और वो 17 क्वेश्चन में मुश्किल से आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो बस टिक मार्क करना है। जैसे मैक्सिमम डेंसिटी, गॉस-लियन, मेल्टिंग पॉइंट, साइज का ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्शन, ये छोटी छोटी चीजें। वैसे भी इतने बड़े बड़े चैप्टर के बाद छोटे छोटे चैप्टर आने भी चाहिए, सारे चैप्टर बड़े हो गए तो खेल खत्म हो जाएंगे बड़ा 2-4, इसलिए बड़े चैप्टर पहले पढ़ा दिए ताकि उस पर ज्यादा आप फोकस कर सको, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो वहीं से ज्यादा आएंगे। अच्छा, इस बार के टेस्ट में फर्स्ट ऑफ में मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ दे रहा हूं सिर्फ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ दे रहा हूं सिर्फ, नहीं उतना ही, देखिए उतना ही करिए जितना कर सकते हो। अगर सिर्फ इनऑर्गेनिक के पेपर में आ रहा होता ना तो मैं सारा दे देता, क्योंकि फिर 180 क्वेश्चन मुझे बनाने थे सर, तो काफी कुछ पूछा जा सकता था। क्या मतलब है, मैं सारा दे दूंगा तुम लहरा जाओगे। अगले वाले माइनर में अंडरस्टूड रहेगा, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड मेटलर्जी, अंडरस्टूड रहेगा अगले वाले माइनर में, और उसके बाद माइनर होगा नहीं फिर, क्योंकि फिर मेजर शुरू हो जाएंगे। तो 2 माइनर है अपने पास, एक ये वाला एक अगले वाला, इसमें पूरा कंप्लीट पूछ लूंगा। लैंथेनाइट सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन मैंने पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी लिखवा दिया था, वहां साइज ऑर्डर लिखवा दिया, वहां मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर, सीरियम से जीडी तक अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जीडी के बाद कम होता जाता है, पढ़ लेना आराम से, लिखवाया हुआ है, पुरानी कॉपी में देख लेना, और अभी हो तो अभी देख लो। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात हो चुकी है, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन इस दुनिया में होते हैं, एलसी, टीसी, एसी, वो सब वहां लिखवाया था मैंने। सीरियम +4, YB +2, EU +2, सबके नेचर लिखवा चुका हूं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर। सीरियम +4 का कलर भी बताया था, येलो, वो एनालिटिकल रिएजेंट होता है, ये सब चीजें बता चुका हूं। वहां पर समय इसलिए लगाया था कि ताकि बाद में समय न लगाना पड़े फालतू। लिख लिया आपने? इसके नीचे लिखो, 2 पार्ट में डिवाइड करो, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट्स, लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, डिफरेंसेस लिखवा लो। लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, मुझे बताइए आज वो दिन वापस से आ चुका है जब मैं पूछूं आपसे 6 बड़ा या 7? सिंपल, वही बात है और वही चीज है, लिखे। हाँ, लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स 2 पार्ट में डिवाइड कर देना बेटे, चुपचाप, मैं बोल दूंगा तो पूछ लेना, तो लिख लेना।
अभी इतना पीछे क्या है वो माइक है ना, इंटरफेरेंस आएगा। और बता, लिखे लेंथेनाइट्स में तूने ये कैसे डिवाइड किया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, एक ही बात। लेंथेनाइट्स में लिखे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नॉन, KNOWN। बोलना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नॉन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखते रहना। नॉन, इधर पीछे क्यों देख रहा तू? तो लिखता जाना। नॉन रेडियो एक्टिव, NON, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट PM, एक्सेप्ट PM। व्हाट इज PM? प्रोमीथियम, सिंथेटिक होता है। नेक्स्ट, poor shielding effect of 4f electrons, poor shielding effect of 4f electrons, lanthanide contraction occurs। इसमें कोई ऐसी बात हो कि आपको नहीं आती हो तो मुझे बता देना। lanthanide contraction occurs, सही है ना बात? नेक्स्ट पॉइंट, लेस बेसिक, 6 बड़ा होता है या 7, तो टॉप टू में जाने पर बेसिक नेचर, तो ये लेस बेसिक है। 5th नंबर, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, नो NO कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, इनकी टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की नहीं होती। एक्टिनाइट्स में लिखो, एक्टिनाइट्स में लिखो most of the properties are unknown, most of the properties are unknown, radioactive। अब आप समझ गए होंगे कि रेडियो एक्टिव है तो प्रॉपर्टी का पता ही कम है, रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, poor shielding effect of 5f electrons, actinide contraction occurs, poor shielding effect of 5f electrons, actinide contraction occurs। बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड? लिखाऊं या याद है? देख लो आप, मैं लिखवा भी सकता हूं, देख लो। फिर ये बाद में मत कहना सर ये क्वेश्चन आया, ये कैसे करेंगे फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्वेश्चन की फॉर्म में, और आने की पूरी संभावना है। लिखवा, कोई भी चीज को लिखवाना हो तो बस ये बोल दो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आने की पूरी संभावना है। लिख लो, फिर अलग से लिख लो, इसमें मत लिखो, अलग से लिख लो। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन from element to element, actinide contraction from element to element is stronger than lanthanide contraction, because shielding effect of 5f electrons, because shielding effect of 5f electrons is much poorer than 4f electrons। याद रहेगा ना तो। अब उसमें लिखो 4th, more basic, फिफ्थ लिखो हैविंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। अच्छा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है बताइए मुझे, 6 वाला या 7 वाला? अंडरस्टूड बात है, हैविंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, सही है। ये दोनों में डिफरेंसेस की बात हुई। अब लिखे नेक्स्ट पॉइंट में, डिफरेंसेस खत्म, नेक्स्ट पॉइंट में लिखे। अच्छा ये बताइए मुझे, कॉन्ट्रैक्शन कौन सा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिनाइड लैंथेनाइड? अच्छा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी का मिनिमम कहां पर होगा, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड? इसका मतलब मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड लैंथेनाइड। लिखें इसी लाइन को, नोट लगाइए, इंपॉर्टेंट है। एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट्स, actinide series elements exhibit
more number of oxidation state. ये पहले भी लिखवा चुका हूं मैं, और आज ठीक है वो दिन है इसलिए. Actinide series elements exhibit more number of oxidation state than lanthanide series elements. Due to minimum energy gap. Due to minimum energy gap between due to minimum energy gap between 7s, 5f and 6d subshells. सही है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है, बड़ी बात नहीं. नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, नेक्स्ट पॉइंट में लिखें सीरियम. दोबारा लिख लो आप इसको, मैं फिर से लिखवा रहा हूं. सीरियम प्लस 4 एंड टर्बियम Tb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगला लिखो Yb2 plus and Eu2 plus reducing agent. सही है ना बात. नेक्स्ट पॉइंट F block metal and their compounds are colored due to FF transition. जैसे आप कोऑर्डिनेशन में बोलते हो ना DD ट्रांजिशन, वैसे यहां पर FF ट्रांजिशन होता है. FF ट्रांजिशन. नेक्स्ट पॉइंट in lanthanide series hydroxides and oxides. In lanthanide series hydroxides and oxides, बताइए मुझे लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा या बेसिक? लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, एसिडिक या बेसिक? और टॉप टू बॉटम तो लिखे in lanthanide series hydroxides and oxides of basic nature. From left to right regularly increases. बेसिक नेचर बढ़ेगा ना या कम होगा? एक मिनट. From left to right regularly decreases. Sorry. Basic nature from left to right regularly decreases. क्योंकि एसिडिक नेचर बढ़ता है तो बेसिक नेचर कम हो जाए. ज्यादा बेसिक कौन है, 6 वाला या 7 वाला? ज्यादा रिएक्टिव 6 वाला या 7 वाला? इलेक्ट्रोपॉजिटिव 6 वाला या 7 वाला? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी 7, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो मिश मेटल्स MiSCH mish metals is a type of alloy. MiSCH mish metals is a type of alloy. किसकी alloy है ये? आयरन और लैंथेनॉइड्स. देखें, mish metal is a type of alloy of lanthanides plus iron. ज्यादा कौन होंगे? लैंथेनाइड. और कम कौन होंगे? आयरन. आयरन कितना परसेंट? 5. और लगभग 95% जो लैंथेनाइड होता है. लैंथेनाइड में भी सीरियम, तो लैंथेनाइड होते हैं 95%, आयरन होता है 5%. ये एक अलॉय होते हैं, लैंथेनाइड मेटल और आयरन के बीच का अलॉय बनता है. नेक्स्ट पॉइंट in lanthanide series highest oxidation state is +4. in lanthanide series highest oxidation state is +4. लगभग +4 से ऊपर नहीं जाते. but actinide series element नहीं +7 तक जाते हैं. but actinide series elements uranium +6
नेपच्यूनियम प्लूटोनियम +7, नेपच्यूनियम प्लूटोनियम +7, यूरेनियम +6 तक जाता है और नेपच्यूनियम प्लूटोनियम +7 तक जाता है, और डी ब्लॉक के अंदर ऑस्मियम और रुथेनियम +8 तक जाते हैं, और 3D सीरीज में मैग्नीज +7 तक जाता है मैक्सिमम। अच्छा, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, एक्टिनाइड या लैंथराइड? रीजन ऊपर लिखवा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, आफ्टर यूरेनियम ऑल द एलिमेंट्स आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। जानते हो, पर लिखवा रहा हूं, आफ्टर यूरेनियम ऑल द एलिमेंट्स आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक का मतलब होता है बेटा यूरेनियम के बाद आने वाले, और उसका भी मतलब है कि ये सारे एलिमेंट यूरेनियम से बनाए गए हैं, इसलिए ट्रांस यूरेनिक बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपच्यूनियम, सम ट्रेसेस ऑफ, ऐसे लिखो, सम ट्रेसेस ऑफ नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, सम ट्रेसेस ऑफ नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। अच्छा, ये दोनों प्लेनेट के नाम है क्या? ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनका नाम प्लूटो प्लेनेट के ऊपर रखा गया है, तो नेपच्यूनियम प्लूटोनियम ध्यान रखना। यूरेनियम भी है क्या? हाँ, ऐसे यूरेनस से मत कर देना। लेकिन तो some traces of neptunium and plutonium are present in pitch blende, PITCH, pitch blende, BLENDE, U3O8, U3O8। तो ये U3O8 में इसके कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, साथ में U3O8 में आपको याद है हीलियम भी मिलती है, इसी तरह हीलियम मोनोजाइट में भी मिलती है, THO2, हीलियम का भी सोर्स है वो। नेक्स्ट पॉइंट, यूरेनियम 235 फ्यूल, यूरेनियम 235 फ्यूल इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, और कहां से बनाते हैं बताइए? UF6 से बनाते हैं, और UF6 कैसे बनाते हैं? यूरेनियम की रिएक्शन ClF3 से, और ClF3 एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये वहां से जुड़ा हुआ है फिर। तो यूरेनियम 235 इज used as a nuclear fuel. Next point, thorium is used in the treatment of cancer, thorium is used in the treatment of cancer, कीमोथेरेपी में काम लिया जाता है, रेडियो एक्टिव है ना, in the treatment of cancer. Next point, plutonium, plutonium is used in the formation of heart pacemaker, plutonium is used in the formation of heart pacemaker, हार्ट पेसमेकर में यूज में लिया जाता है उसको बनाने में, और इसको हर 10 साल के बाद रिप्लेस किया जाता है। प्लूटोनियम का हाफ लाइफ इतना ही होता है लगभग, अगर बोले तो, वैसे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाफ लाइफ कम ही होगा लगभग, वैसे बोला जाता है तो नॉर्मली 1 दिन से लेकर 3 मिनट तक रहता है, सर इतना ही हाफ लाइफ होता है, और 10 साल तक चला लेते हैं काम उससे, ठीक है, लिख लिया? और क्या याद आ रहा है? सब कुछ लिखवा दूंगा बेटा जो याद आएगा, सब कुछ, वैसे तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, चलो आज के लिए इतने काफी है, हाँ। नेक्स्ट, अरे ऐसे ऐसे नहीं करते बेटा छोटे बच्चे। चलिए, इसके आगे बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।